वित्तीय साक्षरता के तहत पैन कार्ड, पता प्रमाण और केवाईसी नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये विषय वित्तीय ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड एक यूनिक अकाउंट नंबर होता है जो व्यक्तिगत और व्यापारिक लेनदेन को ट्रैक करने के लिए उपयोग होता है। यह भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और यह आपके वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने में मदद करता है। पता प्रमाण, एड्रेस प्रूफ। पता प्रमाण आपके निवास का पता साबित करने के लिए उपयोग होता है। यह आपके पते की पुष्टि करता है और वित्तीय संस्थाओं को आपके साथ जुड़े लेनदेन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। केवाईसी नियम, नो योर कस्टमर। केवाईसी नियम वित्तीय संस्थाओं को ग्राहकों की पहचान करने और उनकी सत्यता की पुष्टि करने के लिए होते हैं। ये नियम गैरकानूनी गतिविधियों से बचाने में मदद करते हैं और ग्राहकों को पहचान चोरी और धोखाधड़ी से बचाते हैं। वित्तीय साक्षरता और केवाईसी नियम वित्तीय निर्णयों में सहायक होते हैं और वित्तीय दुनिया में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। जो धन को उधार देता है और उसके बदले में ब्याज या आय प्राप्त करता है, भारत में विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख ऋण के प्रकार हैं। व्यक्तिगत ऋण, यह ऋण व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए लिया जाता है, जैसे कि शिक्षा, विवाह या घर खरीदने के लिए। गृह ऋण, यह ऋण घर खरीदने के लिए होता है और बंधक रखकर प्राप्त किया जाता है। बंधक ऋण, इसमें वास्तविक संपत्ति को बंधक रखकर धन प्राप्त किया जाता है, जैसे कि घर, भूमि या सोना। व्यापारिक ऋण, व्यवसाय स्थापित करने के लिए लिया जाने वाला ऋण है। शिक्षा ऋण, शिक्षा के लिए धन प्राप्त करने के लिए यह ऋण लिया जाता है। वाहन ऋण, यह ऋण वाहन खरीदने के लिए होता है, जैसे कि कार, बाइक या स्कूटर। यह ऋण विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं और उनकी अवधि, ब्याज दर और कैशलेस बैंकिंग का मतलब है ऐसी बैंकिंग जिसमें नकदी का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें सभी लेनदेन डिजिटल तरीकों से होते हैं। उदाहरण के तौर पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं जिनका इस्तेमाल खरीदारी या बिल भुगतान के लिए किया जाता है। नेट बैंकिंग, इंटरनेट के माध्यम से बैंक खाते का प्रबंधन और लेनदेन। मोबाइल वॉलेट्स, ये ऐप्स होते हैं जिनमें डिजिटल मनी स्टोर की जाती है और इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के भुगतान के लिए किया जा सकता है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यह एक ऐसी सेवा है जिसके जरिए आप अपने बैंक खाते से सीधे दूसरे खाते में पैसे भेज सकते हैं। कैशलेस बैंकिंग के फायदे हैं कि यह सुविधाजनक है, समय की बचत करता है और लेन देन को अधिक सुरक्षित बनाता है। हालांकि इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि डिजिटल धोखाधड़ी का खतरा और तकनीकी जानकारी की कमी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कैशलेस भुगतान के तरीके हैं, जैसे कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर, एनईएफटी या आरटीजीएस, ई वॉलेट्स, मोबाइल वॉलेट्स, यूपीआई ऐप्स, गिफ्ट कार्ड आदि। ये सभी तरीके आपको बिना नकदी के लेनदेन करने की सुविधा देते हैं। ई बैंकिंग, जिसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कहा जाता है, वह बैंकिंग सेवाओं का एक रूप है जिसमें ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से अपने बैंक खातों और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, ग्राहक अपने बैंक की वेबसाइट के माध्यम से लॉग इन करके अपने खाते की जानकारी देख सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल भुगतान कर सकते हैं और अन्य बैंकिंग कार्य कर सकते हैं।
मोबाइल बैंकिंग। बैंकों के मोबाइल ऐप्स के माध्यम से ग्राहक अपने स्मार्टफोन पर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीनों के माध्यम से ग्राहक नकद निकासी, जमा, बैलेंस इंक्वायरी जैसे कार्य कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड ई बैंकिंग का हिस्सा है और इनका इस्तेमाल ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी के लिए किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी जैसे कि एनईएफटी, एम्स और आरटीजीएस के माध्यम से ग्राहक तत्काल फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ई बैंकिंग के फायदे में समय की बचत, सुविधा और तेजी से लेनदेन शामिल है। इसके अलावा यह अधिक सुरक्षित भी होता है, क्योंकि बैंक ग्राहक डेटा की सुरक्षा के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकों का इस्तेमाल। नकली मुद्रा की पहचान करना वित्तीय साक्षरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप नकली नोटों की पहचान कर सकते हैं। वाटरमार्क की जांच। असली नोटों में वाटरमार्क होते हैं जो केवल प्रकाश में रखने पर दिखाई देते हैं। यदि वाटरमार्क बिना प्रकाश में रखे दिखाई दे रहा है, तो वह नोट शायद नकली है। कागज की बनावट। असली नोटों का कागज खास तरह का होता है और उसमें एक विशेष क्रिस्पनेस और उभरी हुई स्याही होती है। नकली नोटों में यह बनावट नहीं होती। सुरक्षा धागा। असली नोटों में एक सुरक्षा धागा होता है जो प्रकाश में रखने पर दिखाई देता है। यदि यह धागा नहीं है या अनियमित दिखाई देता है, तो नोट नकली हो सकता है। यूवी प्रकाश में जांच। यूवी प्रकाश के नीचे असली नोटों में विशेष रंग चमकते हैं। उदाहरण के लिए, $5 का नोट नीला चमकता है, $20 का नोट हरा चमकता है। यदि नोट यूवी प्रकाश में सफेद रहता है, तो वह नकली हो सकता है। इन तरीकों के अलावा नोटों पर मुद्रित छवियों और अंकों की गुणवत्ता, माइक्रो प्रिंटिंग और रंग बदलने वाली स्याही जैसे अन्य सुरक्षा विशेषताएं की जांच करके भी नकली मुद्रा की पहचान की जा सकती है। ये सभी तरीके आपको नकली नोटों को पहचानने में मदद कर सकते हैं। सिबिल स्कोर एक वित्तीय मापदंड है जो व्यक्तियों की क्रेडिट विश्वसनीयता और ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करता है। यह स्कोर 300 से 900 के बीच होता है, जहां उच्च स्कोर बेहतर क्रेडिट इतिहास को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, उच्च सिबिल स्कोर 750 to 900। यदि आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है, तो यह दर्शाता है कि आपने अपने ऋणों का समय पर भुगतान किया है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री मजबूत है। इस स्थिति में बैंक और वित्तीय संस्थान आपको ऋण देने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। मध्यम सिबिल स्कोर 550 to 749। यदि आपका स्कोर इस रेंज में है, तो यह संकेत देता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में कुछ खामियां हो सकती हैं, जैसे कि देरी से भुगतान या चूक। इस स्थिति में ऋण प्राप्त करना कठिन हो सकता है। निम्न सिबिल स्कोर 300 to 549। यदि आपका स्कोर इस रेंज में है, तो यह एक खराब क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाता है, जिसमें बहुत अधिक चूक और ऋण अदायगी में विफलता शामिल हो सकती है। इस स्थिति में आपको ऋण मिलना बहुत मुश्किल होगा।
सिबिल स्कोर का महत्व इसलिए है क्योंकि यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण देने के निर्णय में मदद करता है। एक अच्छा सिबिल स्कोर आपको कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने और आसानी से क्रेडिट कार्ड जारी करवाने में सहायता कर सकता है। यदि आपको अपने सिबिल स्कोर को सुधारने की जरूरत है, तो आपको अपने ऋणों का समय पर भुगतान करना चाहिए, अपने क्रेडिट कार्ड का बकाया नियंत्रित रखना चाहिए और अनावश्यक ऋण नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बीच के अंतर को समझना वित्तीय साक्षरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए इसे उदाहरणों के साथ समझते हैं। डेबिट कार्ड आपके बैंक खाते से सीधे जुड़ा होता है। जब आप डेबिट कार्ड से खरीदारी करते हैं, तो राशि सीधे आपके खाते से कट जाती है। उदाहरण, मान लीजिए आपके खाते में 5000 है और आपने 2000 की खरीदारी की। इस स्थिति में आपके खाते से 2000 कट जाएंगे और आपके खाते में 3000 बचेंगे। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का उधार होता है। जब आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करते हैं, तो आप बैंक से उधार लेते हैं और बाद में इसे चुकाते हैं। उदाहरण, अगर आपके क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 है और आपने 20,000 की खरीदारी की, तो आपको बैंक को 20,000 वापस करने होंगे। आप इसे एकमुश्त या किश्तों में चुका सकते हैं। वित्तीय साक्षरता के विषय में आधारित भुगतान प्रणाली का उदाहरण देने के लिए हम पेटीएम जैसे एप्लीकेशन को देख सकते हैं। पेटीएम एक डिजिटल वॉलेट और भुगतान प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के भुगतान करने की सुविधा देता है। इसके अलावा यह विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे कि बैंकिंग, ऋण और बीमा भी प्रदान करता है। इस तरह के एप्लीकेशन वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देते हैं क्योंकि वे उपयोगकर्ताओं को अपने धन का प्रबंधन करने, बजट बनाने और निवेश करने के लिए उपकरण और जानकारी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, पेटीएम उपयोगकर्ताओं को उनके खर्चों को ट्रैक करने, बिलों का भुगतान करने और धन का हस्तांतरण करने की सुविधा देता है, जिससे वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उपयोग से उपयोगकर्ताओं को अपने वित्तीय लेनदेन को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में मदद मिलती है। यह उन्हें डिजिटल दुनिया में अधिक सक्षम बनाता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। वित्तीय साक्षरता के विषय में बैंकिंग और डाकघर शिकायतें और लोकपाल का उदाहरण देने के लिए हम भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना को देख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्राहक बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित अपनी शिकायतें निःशुल्क दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ग्राहक बैंक द्वारा अनुचित सेवा शुल्क काटे जाने, खाता खोलने या बंद करने में अनावश्यक देरी या लोन संबंधित मामलों में अनुचित व्यवहार का सामना करता है, तो वह बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कर सकता है। इस प्रक्रिया में ग्राहक पहले बैंक के साथ लिखित रूप में शिकायत दर्ज करता है। यदि बैंक 1 महीने के भीतर समाधान प्रदान नहीं करता है, तो ग्राहक बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है। बैंकिंग लोकपाल शिकायतों का समाधान करने के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे टोल फ्री नंबर, ऑफिशियल वेबसाइट और ईमेल के जरिए शिकायतें स्वीकार करता है। इस तरह की योजनाएं ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती हैं
और वित्तीय संस्थानों को अधिक जवाबदेह बनाती है। इससे वित्तीय साक्षरता में सुधार होता है और ग्राहकों को उनके वित्तीय अधिकारों की बेहतर समझ होती है। वित्तीय साक्षरता के विषय में डाकघर बचत योजनाओं के विभिन्न प्रकारों के उदाहरण इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा आदि यह योजना नियमित बचत के लिए है, जहां आप हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं और निर्धारित समयावधि के बाद ब्याज सहित राशि प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय बचत समय जमा (TDS) में आप एक बार में एक निश्चित राशि जमा करते हैं और चुने गए समयावधि के अंत में ब्याज के साथ राशि प्राप्त करते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) यह योजना 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए है, जिसमें उच्च ब्याज दर पर निवेश किया जा सकता है। डाकघर बचत खाता (SP) यह एक सामान्य बचत खाता है, जिसमें आप अपनी बचत रख सकते हैं और ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) यह एक दीर्घकालिक बचत योजना है, जिसमें आप 15 वर्षों के लिए निवेश करते हैं और आकर्षक ब्याज दर प्राप्त करते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) यह योजना बालिकाओं के लिए है, जिसमें उनके जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खाता खोला जा सकता है और उच्च ब्याज दर पर निवेश किया जा सकता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC) यह एक निवेश योजना है, जिसमें आप एक निश्चित राशि जमा करते हैं और 5 वर्षों के बाद ब्याज सहित राशि प्राप्त करते हैं। किसान विकास पत्र (KVP) इस योजना में निवेश की गई राशि निर्धारित समयावधि में दोगुनी हो जाती है। ये योजनाएं विभिन्न आयु वर्ग और वित्तीय लक्ष्यों के लिए उपयुक्त हैं और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से निवेशक अपनी बचत को सुरक्षित और उच्च ब्याज दर पर निवेश कर सकते हैं।